विज्ञान पढ़े हैं, ऐसे एक समुदाय हमारे पास जीवन विद्या शिविर की। शिविर करने के पश्चात उसमें कुछ अच्छी संतोष हुई, धैर्य हुई। उसके बाद वही इसके पॉलिटेक्निक से हम दिल्ली की IIT से संपर्क हुआ। उसमें दिल्ली में जो संपर्क हुई, अब वहां के विद्वान उनका तरीका दूसरी रही। हम पहुंचते ही ये पूछे, ये बताओ कि जो तुम कह रहे हो, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो, तो ये क्या किसी सिद्धांत के किसी आधार पर है कि नहीं? इसका आधार क्या है? हमसे पूछे, तुम्हारा प्रस्तुति का आधार क्या है? पूछे। अब उससे हमको ऐसा झलका कि परंपरा के कई है, पंथ परंपरा, किसी परंपरा के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ऐसा हमारा उद्गार चाहा। किंतु मेरे जो बात थी किसी परंपरा से जुड़ा नहीं रहा। हम सीधा बताया, इसका हमारा प्रस्तुति का आधार है साहस्तित्व रूपी अस्तित्व, मैं स्वयं प्रमाण हूं। ऐसा मैं प्रस्तुत होने से वहां के विद्वान उस तत्काल में जो थे, उनमें से कुछ लोगों को काफी अच्छा लगा, कुछ लोगों को ऐसा लगा ये बिल्कुल पाखंडी आदमी है ना, बकवास करने वाले आदमी है। ऐसा दो प्रकार से लकीर जमा, ये स्वाभाविक है, होना ही है। वो धीरे धीरे उनसे मंगल मैत्री और उनके पास जो है ना बैठ करके कुछ ज्ञान अर्जन कराने की प्रक्रिया शुरू की। अंततः IIT में कुछ ऐसी प्रवृत्ति बनी, ये कुछ सही चीज है, इस पर प्रयोग करके देखना चाहिए। उसमें से सर्वप्रथम आदमी हमारे बगल में बैठे हैं रण सिंह। ये अपने ये क्या था, वो क्या ऑफिसर थे तुम, क्या थे नाम बताओ, कोई बात है। वो इन्होंने तत्काल रिजाइन दिया और उसके बाद हमारे पास में 6 महीना रहे। 6 महीना रह करके इन्होंने जितने भी जिज्ञासाएं थी उसका उत्तर पा करके अपने में ऐसा महसूस किया, ये हमको कुछ समझ में आ गई। उसको प्रयोग करने के लिए तैयारी कर लिए। इन्होंने अपने ढंग से अभी तक प्रयोग कर भी रहे हैं। इनके धैर्य में अभी तक कोई घाटा नहीं आया। ये भी नहीं आया हम जो समझे हैं ये गलत हो गई, ये भी नहीं आया। ये दोनों नहीं आने से ये धैर्य भी रहा, समझ के प्रति विश्वास भी रहा, और इसके आधार पर अभी तक आप अपने में जुटे। इनसे जुड़ने के पश्चात बागड़िया जी जुड़े, हाँ सत्य जी बस IIT में सबसे प्रबल बुद्धिमान धीमान विद्वान माना जाए, ऐसे एक व्यक्ति से संपर्क हुआ। उनका नाम यशपाल सत्य। वो फिशन फ्यूजन के विद्वान, उनको वो व्यवहारिक नहीं दिखा, उसमें उनको संतोष नहीं हुआ। इसको पा करके उनको इतना गदगद हुए, पता चला उन्होंने बहुत विगत के बहुत सारे उपनिषद सब कुछ पढ़े थे। उस बात का उद्गार दिया उन्होंने, विगत में यह सब कहा है, उसके आगे की ये चीज, ऐसा उद्गार दिया। उसमें वो बहुत कुछ करने वाले थे, संयोगवश उनका वियोग अपने से हो गए। ऐसा हम लोगों को उनके साथ और कुछ दिन सुख पाने का योग नहीं था, उसका वियोग हो गया। और रण सिंह अपने मन से जो जुड़े, एकाग्र चित्त से जुड़े, ठीक है। ये एक बिजनौर और उसके आसपास के गांव में पहले से भी इनका पहचान था। ये पहले से स्थापित व्यक्ति, उनको इनके बात पर वहां के लोगों का आस्था है, उसके आधार पर इनके बात सुनते हैं, आस्था जताते हैं। इसका कई बार हमने आजमाया है, ये बात प्रमाण है। उसके बाद जो है ना, इसमें कानपुर में एक सेंटर तैयार हुई, उसमें प्रधान व्यक्ति गणेश बागड़िया रहे। वो अभी तक वो कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद जो है ना, धीरे धीरे हैदराबाद में और एक सेंटर चली, रायपुर में चली। रायपुर में सेंटर में कुछ और आगे बढ़ने की बात आई और वहां भी लोग काफी जुड़े हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। इस ढंग से जगह जगह में प्रयत्न चल रही है, उसको धीरे धीरे आप सभी सुनाएंगे। कुल मिलाकर के क्या मतलब हुई, हमारा जो है ना
ये अनुसंधान का कारण क्या था? अध्यात्मवाद का रहस्यमयता रहा। रहस्य जो है ना, अस्तित्व में रहस्य होने का कोई कारण नहीं है, और अध्यात्म जैसा, ब्रह्म जैसा वस्तु अव्यक्त रहने का कोई कारण नहीं है। अव्यक्त होने का मतलब बुर्खा लगी हुई है, बुर्खा लगाने का कोई कारण ही नहीं। इसके आधार पर यह अनुसंधान से यह पता चला, ब्रह्म जो है ना सभी वस्तु को प्राप्त का अनुभव करना मानव के पास अधिकार है। वो अनुभव जो है ना सहस्तित्व रूप में अनुभव होता है, ये हमने अनुभव किया है। वो छूट गया, संविधान आचरण मनुष्य। हाँ, ये बात आई। इस बात को आने के पश्चात दर्शन रूप में कुछ बात कही गई, नाम दिया गया है मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, ऐसा नाम दिया। उसके बाद विचार में दिया समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, ऐसा नाम दिया। और उसके बाद शास्त्र में नाम दिया तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, ऐसा नाम दिया। इस ढंग से पूरे बातों को प्रस्तुत किया। उसके बाद संविधान लिखा, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखा है। इस ढंग से मानव को जो आवश्यकता है, आचरण से संविधान तक, संविधान से व्यवस्था तक, व्यवस्था से आचरण तक, जो आदमी जो जाग सकता है उसका पूरा व्यवस्था प्रस्तुत किया है। उस पर लोगों को कुछ धीरे धीरे भरोसा तो बनी रहा है। अभी गुप्ता जी काफी भरोसा व्यक्त किया है, और उसी प्रकार हम सब जितने भी इस विचार के साथ जुड़े हैं, सब में ये भरोसा की बात तो पूरा बनता है। एक तो ये भी देखा गया, इसको लेकर के जो जीवन विद्या कार्यक्रम जहाँ जहाँ होता है, जीवन विद्या को जितने भी सुनते हैं, उनमें नवीन उत्साह जगती है, ये भी देखा गया। उसके बाद जिज्ञासा के अनुसार आगे विद्वान होना बनता ही है। ये इस प्रकार से एक छोटा सा बात, केवल हमारा स्वयं की ये संकट, जो ये रहस्यवाद से पैदा हुआ संकट, भौतिकवाद से पैदा हुआ संकट, इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न, उस प्रयत्न में मेरा सफलता, समाधि संयम पूर्वक होना, उसको मानव के लिए अर्पित करने की प्रयत्न, आप तक पहुंचने का सौभाग्य। जय हो, मंगल हो, कल्याण। जय। बाबा ने अभी जो बात प्रस्तुत की, अभी ये बात और चलेगी, तो बीच में आप इस बीच में बाबा को थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा, और आपका कोई सवाल हो तो वो पहले देख लीजिए, जो जितनी बाबा की प्रस्तुति दी अभी तक। एक प्रश्न बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि आपने ये कहा कि आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई समाधि के उपरांत। कैसा? आपने कहा समाधि के उपरांत आशा विचार इच्छा चुप होगी। हाँ, तो उसके बाद फिर ये इच्छा कैसे बनी रही कि हमें कुछ मतलब इससे तृप्ति नहीं हुई? वो कह रहे थे चुप होगी, फिर ये कैसे आशा जगी आगे की बात की? बताया ना। हाँ, ये बात दिन 12 घंटे से 18 घंटे तक रहते थे। 18 घंटे तक हम ये इंतजार करते रहे, अभी ज्ञान होगा, अभी ज्ञान होगा। ये बात हमारा शुरुआत से ही रहा, वो रहा ही होगा। क्या चीज? ज्ञान होने का इंतजार रहा ही होगा। ज्ञान होने की पहले ये बात स्पष्ट हो गई, हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई। चुप होने के बाद जो 18 घंटा 12 घंटे के बाद हमको शरीराध्यास आती थी, हम हमारा समाधि की स्थिति को हम स्वयं मूल्यांकन करते थे, सब ज्ञान नहीं हुआ। ये बात हर दिन बनती थी। धीरे धीरे ज्ञान होने के लिए पुनः समाधि, ठीक है ना, पुनः शरीराध्यास होने के पश्चात ज्ञान नहीं हुआ, ये बात बनती रही। ये बात बनते बनते जब वर्षों बीत गए, तब बहुत इसके संयम के लिए प्रवृत्ति बनी। कई के लिए हमारे मित्रों को ये कहने के लिए हमको संयम हुआ है, असमाधि हुआ है, ये कहने के लिए संयम किया हमने। ये तो कल्पना नहीं थी संयम से हम कोई चीज पा जाएंगे, ये तो बात थी ही नहीं। किंतु ये बात अवश्य थी, जो हमारे मित्र पूछेंगे
तुम जाकर के संयम समाधि के बारे में गए थे, क्या करके आए? हम कहता हम कहे हमको समाधि हुआ है, कैसे क्या गवाही दिया जाए? उसके लिए संयम किया। वो संयम करने पर यह ज्ञान हुआ, अध्ययन हुआ। वो अध्ययन मानव का बपौती हो गई। मानव का बपौती होने के आधार पर वो मेरा स्वीकृति हुई। उसके आधार पर मानव के हाथ में अर्पित करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है ना? इस ढंग से बात घटी। शरीर अध्यास। हाँ, देखिए समाधि में जो बात होती है, शरीर का ज्ञान नहीं रहता, समय का ज्ञान नहीं रहता, देश का ज्ञान नहीं रहता, कहाँ हूँ ये भी ज्ञान नहीं है, शरीर का भी ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है। इन तीनों बात एक प्रकार से भुला हुआ रहता है या छुपा हुआ हो जाता है, छुपा हुआ जैसा हो जाता है। इन तीनों का ज्ञान रहता नहीं समाधि की स्थिति में। इसको हम अच्छी तरह से देखा, हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा है। ठीक है? और शास्त्रों में यह भी लिखा है, गीता में लिखा है, समाधि के बाद वो क्या होता है लिखा है, ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, ये लिखा है। यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब जो है ना उस व्यक्ति में कुछ चाहत खत्म हो जाता है। और एक पंचदशी नाम की एक ग्रंथ है, उसको भी वेदांत का आरंभिक ग्रंथ वो मानते हैं। उन ग्रंथ में लिखा है, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, समाधि के बाद कहते हैं छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो कुछ भी हमारा संशय रही है वो सब खत्म हो जाते हैं। जो गांठें रहती थी वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसको ऐसा व्याख्या दिया है, जीव का जो है ना मलावरण विक्षेपात्मक ग्रंथि समाप्त हो जाता है। माने जीव में जीने की जो कर्म है, कर्म बंधन है या ज्ञान बंधन है, विवेक विचार बंधन है, ये सबसे छूट जाता है, ऐसा व्याख्या दिया है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी प्रकार के संशय समाप्त हो जाते हैं। और तस्मिन् दृष्टा परावर है, ऐसे जो परम सौभाग्य रूपी ब्रह्म ज्ञान है वो जब समझ में आ जाए, उसका दृष्टा बन जाता है आत्मा, उस स्थिति में ये हो जाता है लिखा। ठीक है? उसको भी हम पढ़े हैं, इसको भी पढ़े हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद मैं लिखा है, समाधि के बाद हमको जो हुआ लिखा है, भूत और भविष्य की पीड़ा, वर्तमान का विरोध नहीं है। शिकायत से मुक्त होने की जगह में हम आ गए संसार में। समाधि से क्या फायदा हुआ? संसार के प्रति हमारा शिकायत नहीं रहा। सकारात्मक भाषा में वर्तमान के प्रति विश्वास। वो विश्वास तो हम नहीं समझता हूँ हुआ, वो बाद में संयम के बाद आया होगा, किंतु समाधि के बाद इतना ही आया कि भूत और भविष्य के प्रति हमारा कोई शिकायत नहीं, वर्तमान में कोई शिकायत नहीं। यहाँ हम आ गए। और वो दोनों जो वाक्य जो है ना, इसी भाव को पूरा करता है कुल मिलाकर, ऐसा बात हुई। तो कहना यह है, जो समाधि के स्थिति के बाद देह का स्थिति, समाधि के स्थिति में शरीर का ज्ञान, समय का ज्ञान और देश, समय, स्थान के, देश का ज्ञान, समय का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, इन तीनों लुप्त प्राय रहते हैं। इसीलिए लुप्त प्राय हम नाम दिया। तो पुनः हम समाधि के बाद हमारा शारीरिक ज्ञान हुआ, उसी के साथ काल और समय, देश का ज्ञान होती है। संयम के बाद। ठीक है? संयम के बाद। हाँ, संयम के माने इसका समाधि के बाद जब पुनः हम समाधि से हम शरीर के साथ ज्ञान जोड़ते हैं, चेतना जोड़ते हैं, उस समय में ये तीनों एकत्रित होते हैं। इसीलिए हम लुप्त रहता है बताते हैं। ठीक है? इस ढंग से बात देखा गया। ये स्वतः होता है क्या? कह रहे हैं कि स्वतः होता है क्या? 12 से 18 घंटे के अपने आप में होता है, इसमें कोई पहले से डिजाइन नहीं रहती, स्वयं में हो जाता है। उसका बताया कि हमारा आशा विचार है, चाहे चुप होने का फलन है, उसका परिणाम है।
आशा विचार में चुप हो गए, मैंने देश काल शरीर का ज्ञान होना खत्म हो गया। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वापस जब आप शरीर से कांटेक्ट में आते हैं, यदि वो शब्द वापस शरीर का ज्ञान होने की बात कर रहे हो, वो तो बताया संकल्प के आधार पर। हमारा संकल्प रहता है ये इतना देर तक हम समाधि में रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोमेटिकली शरीर का ज्ञान होता है, ऐसा बात देखा गया। उस देर तक उतनी देर रहता है। हाँ, हम 18 घंटा तक हम अपने संकल्प से रह करके देखा है। बाबा ये संकल्प अच्छा नहीं है क्या? ठीक बाबा आगे अभी मैं इसको थोड़ा ज्यादा उसमें ना जाके, जो बाबा जिस आशा में कहना चाह रहे थे, वो जो भौतिक कुछ पाने की, खाने की, करने दुनियादारी की जो बात थी, उस तरह की आशा विचार के संदर्भ में बात है। मूल तो उनके पास वो था ना, जो संकल्प था पूरा नहीं हुआ। क्या? नहीं, दो बातें हो रही हैं। नहीं, अब मैं अभी जो आपने पूछा था, एक आप भी शायद उस बात को उठाना चाह रहे हैं। मैंने बाबा ने कहा आशा विचार इच्छा चुप होगी। हाँ, तो ये क्या घटना, आशा विचार इच्छा का आशय यहाँ जो भौतिक जगत से संदर्भित चीजें हैं उसके बारे में चुप होगी, लेकिन जो मूल जिज्ञासा थी वो तो बनी रही। नहीं, 18 घंटे वो मिला नहीं ना, का भी जो संकल्प है वो मिला नहीं। आशा विचार चुप्पी होने से क्या हुआ, देश काल और शरीर के प्रति चुप होना हुआ, इतनी बात हुई। नहीं, एक दूसरी बात बाबा, ये जो संकल्प आपको 18 घंटे बाद एक तरह से फिर से जगाता है, हाँ, ये भी क्या कोई जीवन क्रिया है उस रूप में, क्या कहना? जिसके लिए आप संकल्प शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वो जो संकल्प होता था भाई इस दिन इतनी देर बैठना है, हाँ, फिर जो सहज रूप में आप 12 घंटे बाद 18 घंटे बाद जो शरीर चेतना याद आती थी, वो संकल्प जीवन क्रिया है क्या है? जीवन क्रिया तो है ही है। कौन सी क्रिया बाबा? जीवन क्रिया तो है, संकल्प जो है ना जीवन क्रिया ही है। जीवन के अलावा कौन संकल्प रहता है? कौन सी क्रिया है पूछ रहे? हाँ? कौन सी क्रिया है वो? हम समझते हैं इच्छा, इच्छा को हम तीव्र बनाते थे, उसी को हम संकल्प मानते थे। मेरे आकलन के अनुसार यही नाम हो सकता है, इच्छा की तीव्रता को। हम इतना देर तक हम समाधि में रहेंगे ऐसा इच्छा करते थे, उसका बलवती बनाते थे, उसमें मन को समझा देते थे। हो गया, हम उस स्थिति में रह करके फिर बाद में उतना देर के बाद ऑटोमेटिकली पुनः शरीर का ज्ञान हुआ, उसके साथ देश और काल आ गया। ठीक, इतनी ही बात है, ठीक है जी। बाबा ये संयम कैसे निकला, ये नहीं समझ में। आप बाद में आए थे शायद? नहीं, शुरू से बैठ। बाद में क्या कहा? वो कह रहे हैं कि समाधि से ये संयम कैसे निकला, खोज हुई। संयम की कैसे खोज हुई है, संयम कैसे उदय हुआ? बताए ना, इसके पहले हमारे पास सूचना थी किसका। पहले संयम को बताओ, संयम क्या है? संयम पूछ रहे पहले किसी से, संयम क्या है पहले बता दो। बता तो देना भाई, अभी सूत्र बताए थे जो हमको धारणा, ध्यान, समाधि ना, समाधि के पहले 2 भूमियां बताई, उसके बाद तीसरे स्थिति में समाधि बताई। पहले धारणा होगी, धारणा का मतलब ये कहा है किसी देश काल वस्तु के सीमा में चित्त वृत्तियां निरोध होना। ये सुना? ठीक सुना? सुना बाबा। किसी भी देश वस्तु के सीमा में चित्त वृत्तियां निरोध हो जाए, इसको क्या कहा, धारणा नाम दिया। तत्र प्रत्येकतांतम ध्यानम, उसका निश्चित बिंदु में यदि चित्त वृत्तियां निरोध होते हैं उसका नाम दिया ध्यान। तत्र अर्थ निर्भासम, वो ध्यान का जो अर्थ है वो भर रहे स्वरूप शून्यमिति समाधि, तो उसका अर्थ भर शेर रहे और स्वरूप कुछ न रहे, उसको समाधि नाम दिया। ऐसा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, ऐसा लिखा है। वो लिखा हुआ गलत नहीं, ठीक है। तीनों को इकट्ठा संयम, ये तीनों चीज एकत्रित होने से संयम, ऐसा लिखा है। और कोई बात इस मुद्दे पर कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं, किंतु उसमें उसका सम्मान के साथ ही समाधि अब जो प्रक्रियाएं बताए हैं उस प्रक्रिया के सम्मान के साथ प्रश्न किया जाए, उसका उत्तर है। बाबा आपने समाधि के बाद प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए संयम किया,
क्या कहा? तो आपको किन प्रमाणों की आशा थी जिनकी आशा से आपने संयम किया? वो मूल लोग बताया था ना कि मूल कुछ जिज्ञासाएं थी, उनके उत्तर की तलाश थी, उसके लिए आप साधना प्रक्रिया में आए, साधना नहीं मिले। फिर उसका जिक्र किया, उनको जो पातंजलि योग दर्शन है उसको देखा, योग सूत्र देखे, उसमें विभूतिपाद में बहुत तरह के संयम का वर्णन है। ऐसा संयम करेंगे ये मिल जाएगा, ऐसा संयम करेंगे ये मिल जाएगा। उसमें जो अप्राप्त को प्राप्त करने वाली थी वो आपकी प्रवृत्ति नहीं रही, कुछ पाने की इच्छा थी नहीं। फिर जो अज्ञात को ज्ञात करने की बात थी उसका कुछ सूत्र मिला, उसी सूत्र में उसको उस प्रक्रिया को आपने थोड़ा उलट करके देखा। समाधि वो जो प्रणाली बताई थी संयम का, उसको उल्टा किया, क्रम को लगे। तो आपको कुल मिला के व्यापक में वो अभी जिक्र नहीं आ चुकी सारा इस समय, तो इस तरह का अवसर नहीं, तो थोड़ा नए लोगों को ध्यान में रख के सबको मोटी मोटी बात आ जाए, उतनी बात थी। तो संयम में एक शंका मैं रखता हूँ। हाँ। जिज्ञासा, हाँ, क्या है समाधि और संयम की जरूरत है इन लोगों को भी जो इस दिशा में बढ़ जाए? हाँ, वो ये आपका कहना पूछना है, क्या हर व्यक्ति को समाधि संयम करना जरूरी है? आपका क्या कहना है पूछ रहे हैं, ये प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। उसमें हमारा अंतिम निष्कर्ष ये है, हर व्यक्ति संयम के लिए इच्छा तो कर सकता है। मुझको समाधि हुई है, समाधि को मैंने देखा है, समाधि के बाद संयम को देखा है, उसका फल भी हमारे पास है। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है समाधि के बाद, वो हम पाए हैं। इसके बावजूद आप पूछोगे हमको समाधि होगा कि नहीं होगा, हम नहीं कह सकते आपको समाधि होगा। समाधि होने का कामना ही मैं कर सकता हूँ, मेरे गुरुजी भी वैसे ही कामना ही किए थे। मैं भी आपको ये नहीं कह सकते कि आपको समाधि होगा। एक बात में यहाँ गिर पड़ते हैं। अब उसके बाद आपका संकल्प समाधि होना है। समाधि होने के लिए आपके पास कोई निश्चित मुद्दा ना हो, आपको समाधि होगा ऐसा हम रेकमेंड नहीं कर सकते। वो निश्चित मुद्दा को पाना कितना सब लोगों के लिए संभव है, आप ही सोच लो। निश्चित मुद्दा चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए तो होता नहीं, प्रचलित होता है, वो प्रचलित है। उन मुद्दे के आधार पर आपका समाधि होना नहीं है, प्राप्त हो गए हैं मुद्दा का अध्ययन। फिर जो मुद्दा हो अध्ययन में नहीं आया हो, ऐसे मुद्दे को आपको तलाशना होगा। वो यदि हो पाता है, हम कहते हैं, तब कहते हैं समाधि संभव है और संयम भी संभव है। वो तो बात हर व्यक्ति की सोचने की मुद्दा। हर व्यक्ति समाधान समृद्धि सुखपूर्वक जी सकता है, जीता है, जी सकता है। मैं जीता है, मैं स्वयं प्रमाण हूँ, हम जीते ही हैं। आपने इस शोध में ठीक है, पूरी जिंदगी 80-90 साल की खर्च कर दी और हमारे पास अभी समय बहुत थोड़ा है, बाकी है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है? ये शॉर्टकट फल के लिए निवेदन किया है। अध्ययन में, पठन में क्या हमने देखा है, हर शब्द के अर्थ होते हैं। वो अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वो वस्तु का बोध होने पर हमको समझ में आया, इसको हम कहते हैं अध्ययन। हर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में एक वस्तु होता है अस्तित्व में। जैसा पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है, शब्द पानी नहीं है, ये आपके सामने है। इसी प्रकार हर शब्द का अर्थ में एक वस्तु होता है, वस्तु स्वयं अस्तित्व में होता है। वो अस्तित्व में वस्तु बोध होने से हम अध्ययन मानते हैं, वस्तु बोध नहीं होने से उसको अध्ययन नहीं मानते हैं। ठीक है ना? मेरा निश्चय ये है। इसमें आप सहमत हो पाते हैं, पहले पठन उसके बाद अध्ययन। अध्ययन के लिए जो हमने जो उपक्रम प्रस्तुत किया है, ये परिभाषा विधि प्रस्तुत किया। परिभाषा विधि में क्या किया, हर वस्तु को परिभाषित करने पर जो वस्तु बोध होने की सुगमता बनेगी,
इस आधार पर एक परिभाषा विधि बनाया। जैसा एक मिसाल, एक धर्म में एक शब्द है, ठीक है ना। धर्म के बारे में पहले वो एक उसके धातु के आधार पर एक परिभाषा दिया है, धारयतेति सा धर्म, परिभाषा दिया। उसको शंकराचार्य जी ने व्याख्या दिया है, वो बोलने वाला है, पढ़ने वाला है, ऐसा व्याख्या दिया है। और उसके आधार पर ही गीता में भी एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये लिखा है। इसका क्या तात्पर्य होता है? धर्म जो है ना त्यागने वाले में भी है, ऐसा तो प्रसंग किया है। अब उसके बाद क्या बात है? इस ढंग के विज्ञान का विकल्प हुआ, ज्ञान का विकल्प हुआ, मानव धर्म का विकल्प हुआ। इन तीनों एकत्रित होने से मानव ज्ञान हुआ। मानव जीने के लिए, मानव जी करके अपने धर्म को प्रमाणित कर सकता है, सुखी होने का धर्म को प्रमाणित कर सकता है। इतना ही बात। उसके लिए कहा समाधान के साथ समृद्धि। तो मानव लक्ष्य में क्या होता है? जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य। मानव लक्ष्य में जीवन का और शरीर का दोनों का लक्ष्य। जीवन में जो है ना केवल जीवन का लक्ष्य है, जीवन में जीवन सुखी होने की लक्ष्य है। मानव में क्या है? सुखी होने का भी लक्ष्य है और उसके साथ शरीर की आवश्यकता के बारे में भी लक्ष्य है। तो उसके आधार पर कहा समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रमाण सहित मानव लक्ष्य पूरा होता है। कैसे? संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था के रूप में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हो पाता है। हम यदि ये बात को अपनाते हैं, परंपरा बनाते हैं, एक अखंड समाज की रचना होगी। समुदाय चेतना में कभी भी आदमी समस्या से मुक्ति पाएगा नहीं, ना पाया है। समुदाय चेतना विधि से एक भी आदमी समाधान पाएगा नहीं। अंततः कहा जाएगा? 3 वो भावर बताया, छल कपट दम्भ पाखंड, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध, और तीसरा सामधान भेद दंड। पहले से सिर पर मर रहा ही रहा। 3 भावर में हम फंसते ही हैं, या कम से कम एक भावर में तो फंसते ही। उसका क्या प्रमाण? कोई ऐसा समुदाय नहीं हुआ जो सीमा सुरक्षा के से मुक्त होकर अपना समुदाय को सुरक्षित रखने का व्यवस्था दिया हो, सोचा हो, समझा हो। शोध कर लीजिए, कोई ऐसा समुदाय नहीं इस धरती पर। इसको क्या किया जाए? तब क्या हुआ? तो अखंड रूप में मानव समाज को पहचानना ही एकमात्र रास्ता रह गया। वो इस विधि से आता है। जैसा आप हम सोचें, जिसको सर्वशुभ के लिए सोचेंगे तो यही रास्ता है। अध्ययन, हाँ, सर्वशुभ के लिए सोचते हैं। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व विधि है। इसके लिए अध्ययन विधि एकमात्र रास्ता है। अध्ययन के लिए पूरा वस्तु को रखा है। ठीक है, ये आपसे विनय किया। ये बहुत योजना, शिक्षा संस्कार योजना, ग्राम स्वराज्य योजना, इन तीनों पर बाबा की एक प्रस्तुति फिर हो जाए। हाँ, कोई सवाल और हो तो ठीक है, नहीं तो बाबा की इन तीनों जो योजनाएं हैं इन पर एक प्रस्तुति अब होनी है, तो उसको कराएं। पानी कोई भी शब्द होता है उसका निश्चित अर्थ होता है। अर्थ अस्तित्व में वस्तु का स्वरूप में होता है। ये बात पल्ले पड़ता है कि नहीं पल्ले पड़ता? ये पल्ले पड़ना चाहिए। हो गया पर्याप्त। बाद में बोलने ना, बात पल्ले पड़ना चाहिए। हर शब्द में हर शब्द होता है, उस शब्द का कोई अर्थ होता है, उस अर्थ का स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। ये सिद्धांत पहले अपने को समझ में आना, ठीक है ना। ऐसा यदि समझ में आता है, अपन ये मानते हैं शिक्षा एक बात है। शिक्षा का क्या मतलब है?
सत्य शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना शिक्षा। शिष्टता क्या है भाई? तो परम सत्य रूपी सहअस्तित्व को प्रकट करने की जो प्रणाली है उसका नाम है शिष्टता। समाधान रूपी सर्व सुख का स्रोत है, सूत्र है, उसको प्रकट करना शिष्टता है। और सबके लिए भरोसा आने के लिए जो व्यवस्था है उसका नाम है न्याय। न्याय को प्रकट करना शिष्टता है। तो उसी प्रकार नियम, नियंत्रण, संतुलन को प्रकट करना शिष्टता। 6 भाग होता है। परम सत्य रूपी सहअस्तित्व को प्रकट करना माने प्रमाणित करना, जीना, बोलना और समझाना। तीनों चीज आता है तो प्रकट हो। जीना प्रकट होना, जीने के रूप में, बोलने के रूप में प्रकट होना, समझाने के रूप में प्रकट होना। पर हम शिष्ट व्यक्ति हुए। इसी प्रकार जो न्याय को समझाना शिष्टता है, न्याय में न्यायपूर्वक जीना शिष्टता है नहीं है, ऐसा इसका अर्थ होता है। शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना शिक्षा है। ये पहले पढ़ता है, समझ में आता है कि नहीं आता है? कहो भाई, कोई एक दो व्यक्ति बताओ, समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या कहना? शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना शिक्षा है। समझ में आता है कह रहे हैं कि नहीं आता है कह रहे हैं? आता है। ये बात, ये शिष्टता हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछा जाए तो क्या निकलता है? चाहिए। ये निकलता है। अशिष्ट होना कोई रिकमेंडेशन कर ही नहीं सकता। कोई भी आदमी इस बात का प्रस्ताव नहीं कर सकता कि अशिष्ट होने के लिए। अशिष्ट होते हुए भी नहीं कर सकता। हाँ, होते हुए भी नहीं कर सकता। यही प्राण संकट है। ये बात ऐसा आता है। इसीलिए हमको शिष्टता के प्रति स्वीकृति है। इसी आधार पर हम मानते हैं कि हर बच्चे को स्वीकृति है। इसीलिए शिक्षा के लिए हम प्रेरणा देते हैं। तो उसमें संस्कार हुआ, शिक्षा से संस्कार आया। क्या संस्कार आया भाई? और हम शिष्टतापूर्ण विधि से सत्य को, समाधान को, न्याय को, नियम को, नियंत्रण को, संतुलन को प्रकट करते हैं। इतना ही बात। हम विद्वान हुए, इसका क्या प्रमाण? हम शिष्ट हो गए, माने सटीकता से प्रस्तुत होने वाले हुए। शिष्टता का मतलब सटीकता से क्या प्रस्तुत कर देंगे भाई? ये तो हुआ 6 बात ये, और 5 बात ये। क्या चीज? 4 समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रेजेंट करेंगे और नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य को प्रस्तुत करेंगे। ये कुल मिलाकर के 11 मुद्दा है। इन 11 मुद्दों को प्रस्तुत करना यह शिष्टता का वैभव है। इसकी जरूरत है कि नहीं आप बात देखिए। हर व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं देखिए। यदि है, इस पर अपने को प्राण लगा करके और मानव कुल में एक लोकवातीकरण करने की कार्यक्रम को, अभियान को अपनाना चाहिए। ठीक है। शिक्षा का मतलब ये है। ऐसे शिक्षा देने पर क्या मिलती है? व्यवस्था मिलती है। व्यवस्था का मूल स्रोत शिक्षा है ना? व्यवस्था का आगे कड़ी क्या है पूछा? न्याय सुरक्षा एक कड़ी। न्याय सुरक्षा क्या है अभी बताया। ये 6 और 5 मुद्दे को हम जब प्रमाणित करते हैं, ये न्याय सुरक्षा का सूत्र है, व्याख्या है। हम जीने का प्रमाण है। जीने का प्रमाण कैसा आया? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में आ गए। समझदारी के रूप में क्या आ गया? तो ये 6 बिंदु आ गए। क्या चीज? सत्य, धर्म, न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन। ये 6 मुद्दे को हम प्रमाणित करते हैं। ये हमारा समझदारी का प्रमाण हुआ। ये समझदारी का प्रमाण होते समय में हमारे में क्या प्रमाण आ गया? समाधान भी आ गया, समझ भी आ गया, अभय भी आ गया, सहअस्तित्व भी आ गया। ये कैसे आता है पूछे? वो न्याय सुरक्षा में यह बात आती है कि
हम अखंड समाज के सूत्र व्याख्या के रूप में जीते हैं, तब हम अभयता को पाते हैं, समृद्ध होते हैं, शांति को अनुभव करते हैं, समाधान होता है, सुख का अनुभव करते हैं और सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, आनंदित होते हैं। ये बात को देखा गया। इस ढंग से सुख शांति संतोष आनंद जीवन का अपेक्षा है, जीवन मूल्य है। वो मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य पूरा होता है। इसको है ना, एक तरफ से परीक्षण भी कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं, सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, निश्चय भी कर सकते हैं। इन तीनों बात के लिए प्रस्तुत हो गए। इसको करना न्याय सुरक्षा का मतलब हुआ। न्याय सुरक्षा का क्या मतलब हुआ? पुनरावृत्ति। दो, हम समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करने पर हम क्या हुआ? हम शिष्टता को प्रकट किया। शिष्टता पूर्ण विधि से हम शिक्षा का जो सारभूत बात है उसको प्रस्तुत किया। दूसरी विधि से क्या कह दिया? तो हम सत्य और धर्म, न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन को प्रमाणित किया। ये विद्वता का मतलब हुआ। हम समझदारी का मतलब ऐसा हुआ, जीने का मतलब ऐसा हुआ। ये दोनों एक सूत्र के लिए, एक दूसरे के लिए पूरक हो। ऐसा यदि समझदारी आती है, हम जीना बनता भी है। जीना बनता है तो ये समझदारी आते ही। इस ढंग से मैंने देखा है। इस विधि से यदि जीना, समझना, समझाना यदि बनता है, जीने देना जीना बनता है। ये जीने देना जीना कैसे हम पहचानेंगे? ये जैसा इसका एक मिसाल तौर पर सोचा जाए तो एक भारतीय माँ, एक क्या है ना, रंगरही माँ, पश्चिमी देश का माँ, एक भारतीय माँ का तुलना किया जा सकता है अलंकार रूप में। भारतीय माँ अपने पास जो कुछ भी रहता है उसको बनाती है, उसमें घर में आया हुआ अतिथि को प्राथमिकता देते हैं, अतिथि को खिलाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने पतिदेव को खिलाती है, बचा हुआ तब जा करके खाती है। अभी भी ये अवशेष है। अत्याधुनिक युग में हम प्रवेश करने के बाद भी ये बात अवशेष है, अभी भी शेष है ये बात। इसको आप सर्वेक्षण पूर्वक देख सकते हैं। एक बात समझ में आ गया? वही आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएंगे, एक माँ खाना बनाती है, बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोई बनाता है तो पहले अपने कैलोरी के लिए क्या चाहिए उसको एक टिफिन में बंद करके रखती है, उसके बाद अपना पतिदेव को खिलाती है, उसके बाद अपने बच्चे को खिलाते हैं। उनके कहा कोई अतिथि होते नहीं, अतिथि होगा तो पेइंग गेस्ट होगा, उनके यहाँ अतिथि होते ही नहीं। ये आपके पास सूचना के रूप में प्रस्तुत करने की बात। ये भी देखिए, ये भारतीय माँ जीने दे करके जीने के रूप में है या नहीं, प्रारंभिक रूप में मान लीजिए, ये बात प्रमाणित होता है कि नहीं। और वही चीज जो विदेशों में हम चले जाते हैं, हम जीना जीने देना, ये आता है। विदेशों में माँ का स्वरूप जीना जीने देना आता है। भारतीय माँ में क्या आता है? जीने देना जीना आता है। इन दोनों में अंतर दिखता है? नहीं दिखता है। प्रभु जी मेरे दिखता है बाबा, दिखता है। तो ये जो जीने देना जीने में मानव का जीने देकर जीना मानव का सौभाग्य है, और जीना जीने देना मानव का दुर्भाग्य है। कैसा? इसको ऐसा पता लगाया जाता है मत्स्य न्याय मानव न्याय की तुलना में। मानव न्याय हुआ कि जीने देना जीना, मत्स्य न्याय हुआ जीना जीने देना। तो बड़े मछली छोटे मछली को खाता है, फिर बचा हुआ छोटे मछली के साथ खेलता रहता है। काय के लिए? कल खाने के लिए। बात बताया, काय के लिए खेलता है भाई? कल खाने के लिए खेलता है।
अब तो पिंजरे में देख रहे हो, वो आप लोगों को अनुभव हो गए। तो ये बात है। वही चीज यहाँ आते हैं, जीने देना जीना क्या होता है? हमारा तन मन धन रूपी जो अर्थ का हम सदुपयोग करते हैं और प्रयोजनशील बनाते हैं, उस स्थिति में जीने देना जीना बनता है। वहां क्या चीज है? तो दूसरे का तन मन धन रूपी अर्थ को शोषण करने के लिए जीने देना। पहले जीना जीने देना कर्तव्य हो। उसके लिए अपन क्या पहले सूत्र पढ़ा? 3 भावार्थ पढ़ा। द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध विधि से जीना जीने देना आता है। समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व विधि से जीने देना जीना आता है। अब किस प्रकार से जीना है आप हम निश्चय कर लें, अपने अपने सोच विचार है। इस ढंग से हमारा शिष्टता का जो निश्चित स्वरूप जीने देना जीने के स्वरूप में हम देखा है। ठीक है, तो शिक्षा से क्या मिली? शिष्टता। शिष्टता से क्या प्रमाण हुई? जीने देना जीना। इस ढंग से हम अपने तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करते हुए और प्रयोजनशील बनाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक रहेगा, या द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से जीना ठीक रहेगा? आप सोच लीजिए, ठीक हो गए। इस ढंग से शिक्षा का महिमा तो हम जीने देकर जीने में पहुंचाता है। क्या शिक्षा? मानव संचेतना वाली शिक्षा, न तो व्यापार शिक्षा। अभी हमारे पास जो कुछ भी शिक्षा है व्यापार शिक्षा है, इसमें तो शोषण निश्चित है। शोषण किए बिना हो ही नहीं सकता व्यापार शिक्षा। ठीक है, अभी उसके बारे में आगे की कड़ी आती है शिक्षा के बाद, न्याय सुरक्षा के बाद शिक्षा संस्कार लोक शिक्षा। लोक शिक्षा, हाँ, लोक शिक्षा के बारे में जिक्र किया है। लोक शिक्षा का जिक्र ऐसा आती है, हमारे परंपरा में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा के न हो ऐसा भी संभावना हम स्वीकारें। पढ़ा लिखा न हो ऐसा भी मनुष्य है, बहुत संख्या में है, इस बात को हम स्वीकार है। ऐसे लोगों के साथ हम मानते हैं लोक शिक्षा की बात हो जाए। एक तो ये खाका। दूसरा खाका ये है जो अभी सहअस्तित्ववादी मानसिकता, मानव चेतनावादी मानसिकता और मानवीयतापूर्ण मानसिकता में अभी मानव नहीं आया है, इसीलिए लोक शिक्षा। 2 विधि से लोक शिक्षा का प्रारंभ हुई, लोक शिक्षा का योजना बनी। अभी जो दोबारा बताया, मानव जो है ना मानव चेतना में नहीं प्रवेश हुआ है, इसीलिए चेतना के प्रति, मानव चेतना के प्रति सूचना के रूप में लोक शिक्षा देना जरूरी है। लोक शिक्षा के बारे में क्या दिया? जीवन विद्या कार्यक्रम दिया। जीवन विद्या में क्या होती है? स्वयं का स्वरूप अर्थात जीवन का स्वरूप, सहअस्तित्व अस्तित्व दर्शन का स्वरूप और मानवीयतापूर्ण आचरण का स्वरूप के प्रति कुछ सूत्र को सूचना के रूप में प्रस्तुत करना बनता है। ये सूचना के आधार पर हर बड़े बच्चे और बूढ़े सबके साथ एक उत्साह जगता हुआ देखने को मिला। पहला बात, सभी आयु वर्ग में उत्साह जगता हुआ एक बात को देखा गया, इसको बारंबार आजमाया गया, बारंबार ऐसे ही स्वरूप निकला। उसके बाद इसको लोक शिक्षा नाम दिया। ठीक दिया नाम? गलत दिया। माने जीवन विद्या एक लोक शिक्षा के रूप में पर्याप्त स्वरूप है। इस लोक शिक्षा के आधार पर शिक्षा के ओर गति बन सकती है। शिक्षा के ओर गति बनने पर शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होती है। शिष्टतापूर्ण विधि दृष्टि उदय होने पर जीने का अभ्यास होता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप सोच लीजिए। ये बात पर अपने को तोलना है। तो आगे ग्राम स्वराज्य योजना। अब चौथा मुद्दा है ग्राम स्वराज्य योजना।
ग्राम स्वराज्य योजना के बारे में ये बताया जाता है, जिसमें शिक्षा संस्कार भी हो, है ना, न्याय सुरक्षा भी हो और उत्पादनकारी भी हो, विनिमय प्रणाली भी हो और स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम भी हो। इन पांचों एकत्रित होने से हम ग्राम मोहल्ला में एक स्वराज्य योजना नाम दिया। स्वराज्य का क्या मतलब है भाई? स्व का मतलब है मनुष्य, मनुष्य का वैभव का योजना, मानव वैभव का योजना, जागृत मानव वैभव का